हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इससे पहले हमने थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ा। तो रदरफोर्ड ने एटम के मॉडल के बारे में बताया कि एटम कैसा होता है और उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है मेनली वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसको इसने एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो इसको हम स्टेप टू स्टेप समझते हैं। In order to understand the arrangement of electrons and protons in an atom, Rutherford and his students in 1909 performed a series of experiments known as Rutherford's scattering experiment। दूसरी चीज़, इसको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोला क्यों गया है? स्कैटर का मतलब होता है किसी चीज़ का फैलना, ठीक है। तो इसने यूज़ किए थे अल्फ़ा पार्टिकल्स, और ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो स्कैटर हुए। स्कैटर होने के बाद में इसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो प्रेजेंस है उसके बारे में बताया कि ये एटम में होंगे कहाँ पे। ओके, तो इसको अब हम समझते हैं। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक लिया अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स, और इस अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स को इसने कवर किया एक लेड के बॉक्स में, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स है, ये बीच के अंदर जो रखा हुआ है ये आपका लेड बॉक्स है, और इधर उसने एक स्लिट यूज़ करी, और ये स्लिट इसने कुछ इस तरीके से यूज़ करी कि ये यहाँ जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपने पढ़े, वो सब्सटेंस इनके अंदर अल्फ़ा बीटा और गामा रेस बाहर निकलती हैं, ठीक है। मीन्स द सब्सटेंसेस विच एमिट द एमिशंस दे आर नोन एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो ये जो स्लिट है वो कुछ इस तरीके से ली गई कि इस स्लिट के अंदर से सिर्फ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो पास हो सकें, और इसके अलावा दूसरा पार्टिकल यहाँ पे पास नहीं होना चाहिए। इसके बाद में इस मैकेनिज्म के दौरान यहाँ पे लिया उसने गोल्ड फॉयल, और इस गोल्ड फॉयल की जो थिकनेस थी वो बहुत कम थी, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 100 नैनोमीटर। और इधर इसने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर सेंटिलेशन को देखने के लिए कुछ इस तरीके से ये कवरिंग ली, और इस कवरिंग के ऊपर पूरा जो जिंक सल्फाइड था वो प्रेजेंट था। अब इस जिंक सल्फाइड का फंक्शन क्या है वो हम पिछले लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं। तो अब हुआ ये, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन अल्फ़ा पार्टिकल स्टेज को यहाँ से रदरफोर्ड ने पास होने दिया। तो पास होने के बाद में इस गोल्ड फॉयल के साथ में बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स टकराए, और टकराने के बाद में रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम जो अल्फ़ा पार्टिकल रेस हैं वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के डायरेक्ट पास हो जाती हैं, ठीक है। मतलब ये था कि अगर आपकी 100 अल्फ़ा रेस यहाँ से निकली तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 99% या फिर इससे ज़्यादा जो रेस हैं वो सीधे की सीधी चली गई, ठीक है। कुछ जो रेस थी वो थोड़ी सी डेविएट हुई, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकला तो इसमें से इसने देखा कि कुछ रेस हैं वो डिफ्लेक्ट हुई, जैसे ये डेविएट हो जाती हैं, नॉट डिफ्लेक्ट दे डेविएट। और 20,000 में से एक रे ऐसी होती है जो यहाँ से टकरा कर सीधी एज इट इज़ बैक आ जाती है, ठीक है। 180 डिग्री के एंगल से एज इट इज़ वो बैक आएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड को ये पता चला कि एक जो एटम होता है, यहाँ पर एटम की फॉर्म में उसने एक गोल्ड फॉयल लिया, ठीक है। उस एटम के अंदर मैक्सिमम जो पार्ट है वो खाली है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसने अल्फ़ा रेज यहाँ से पास करी, तो ये अल्फ़ा रेज यहाँ से जो पास हुई उसमें से मैक्सिमम रेज तो सीधी चली गई, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। अगर सपोज इस एटम के अंदर कुछ भरा हुआ होता तो ये रेस यहाँ से पास ना होती, ठीक है। फिर उसके बाद
इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये भी देखा कि कुछ रेज यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुई, जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। कुछ का डिफ्लेक्शन कम है, कुछ का डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, ये भी आपको बताया जाएगा ऐसा क्यों है। अब यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हुई मीन्स डेविएशन हुई, उसका कारण ये है कि अल्फा का पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अब इस एटम में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, और उस पॉजिटिव चार्ज के साथ में जब अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज टकराता है या फिर उसके पास में जाता है तो ये रेज डिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। अब ये डिफ्लेक्शन कम और ज़्यादा क्यों हुआ, सपोज ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल कर रहा है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहीं इसके इधर से पास होगा, तो इस पॉजिटिव के बीच में जो दूरी है वो कम होगी। अब जब दूरी कम होगी तो यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा, और रिपल्सन अगर ज़्यादा होगा तो इसका डेविएशन भी ज़्यादा होगा, और इधर हम एक ये देख रहे हैं, तो इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस के बीच में जो दूरी है वो थोड़ी सी कम होगी। अब जब दूरी यहाँ पे कम होगी तो डेविएशन थोड़ा कम रहेगा, और जब यहाँ पे डेविएशन कम होगा तो डेविएशन मीन्स ये डिस्टेंस यहाँ पे कम रहेगा तो यहाँ पर ये डेविएशन भी कम रहेगा, ठीक है ना। तो ये कारण है जिसकी वजह से ये जो रेस हैं वो डिफ्लेक्ट होती हैं, डेविएट होती हैं। अब मैंने जैसा कि आपको बताया 20,000 में से एक अल्फा रे ऐसी होती है जो एज इट इज़ उसी पाथ से वापस आती है, ठीक है। अब इसका कारण देखिए क्या होगा, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज पे ये पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़ टकराता है, ठीक है, तो इन दोनों की आमने सामने से बम्बार्डमेंट हो रही है, टक्कर हो रही है, तो जैसे ही कोलिजन होगा तो उसके बाद में एज इट इज़ ये वाला जो अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा था ये वापस आ जाएगा उसी पाथ पर, ठीक है। तो ये तो था आपका रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस प्रोजेक्टाइल्स कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। अल्फा पार्टिकल्स आर हाई एनर्जी पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस हैविंग चार्ज +2 and mass 4u. They bombarded alpha particles emitted from a radioactive substance on a piece of thin foil of gold or some other heavy metals. ये जैसा कि मैंने आपको बताया एज इट इज़ है, और यहाँ पे जो आपका रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रहेगा वो है रेडियम, एंड दैट रेडियम वाज क्लोज्ड इन लेड ब्लॉक, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट था, इसको आप पढ़ लेना, और ये इसके ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसा कि ऑब्जर्वेशंस में यहाँ पे है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स नियरली 99% पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, वेरी फ्यू अबाउट 1 in 20,000 डिड नॉट पास थ्रू द फॉइल एट ऑल बट स्फर्ड लार्ज रिफ्लेक्शन मोर देन 90 डिग्री और इवन कम बैक सफरिंग ए डिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री। तो ये इसके एक्सपेरिमेंट थे, आप इनको पढ़ लेना। अब उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या चलता है, ठीक है। अब इससे हमें पता ये चला कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से सीधे निकल गए, तो इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर जो मैक्सिमम स्पेस होगा वो एम्प्टी है, उसमें कुछ भी परसेंट नहीं है। अब एम्प्टी इसलिए है कि अगर यहाँ पे सपोज कुछ होता, अगर यहाँ पे कुछ होता तो ये आपके अल्फा रेज यहाँ से पास नहीं हो पाते, ये टकरा कर या तो यहीं पे रुक जाते, ठीक है, या फिर यहाँ से ये वापस आ जाते, ठीक है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, उसके बाद में हमने ये देखा कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं कुछ डेविएट हो रहे हैं, कुछ की डेविएशन कम है, कुछ की डेविएशन ज़्यादा है, तो इससे हमें ये पता चला कि इसके सेंटर में एकदम इसके बीच में कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड जो बॉडी है या फिर जो पार्टिकल है वो प्रेजेंट है, और उसी की प्रेजेंस की वजह से ये यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सेंटर में जो प्रेजेंट था उसको रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। उसने ये कहा कि सेंटर में जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है दैट इज योर न्यूक्लियस। Alpha particles were positively charged and have considerable mass. They can be deflected only if they come close to some heavy positively charged mass due to enormous
फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, ये तो हमें ये पता चला कि इसमें कहीं पे न्यूक्लियस है। और उसके बाद में रदरफोर्ड ने ये भी बताया कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, मेनली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स रहेगी दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये था हमारा रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने ये भी बताया कि न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो एटम के साइज़ से बहुत छोटा होगा। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज़ होगा 10⁻⁻15 नैनोमीटर और इसका रहेगा 10⁻⁻10। तो इसको इसने कंपेयर किया एक स्टेडियम से और बॉल से। सपोज कोई क्रिकेट स्टेडियम है तो, और उस क्रिकेट स्टेडियम के सेंटर के बीच में हमने एक बॉल रखी। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिकेट स्टेडियम है वो तो है आपका एटम, और ये जो बॉल है दैट विल बी योर न्यूक्लियस। उसके बाद में है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। मतलब रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या थे। आप लगातार पढ़ रहे हो कि किसी भी मॉडल के अंदर कुछ अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, और जैसे जैसे ड्रॉबैक्स आते गए उन ड्रॉबैक्स को लगातार आगे करेक्ट किया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ड्रॉबैक देखिए क्या था। ड्रॉबैक ये था कि जो रदरफोर्ड है वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया, और रदरफोर्ड ने ये कहा कि हमारे पास जो एटम होता है दैट एटम हैज़ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स एंड दिस मॉडल इज़ एनालोगस टू द सोलर सिस्टम। जैसा हमारा सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में आप जानते हो कि हमारा जो सन है उस सन के चारों तरफ प्लैनेट्स ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो सेम जो मॉडल है वो रदरफोर्ड का था। रदरफोर्ड ने ये कहा कि सेंटर में तो आपका न्यूक्लियस होगा और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स लगातार रिवॉल्व करते हैं। और इसने ये भी बताया न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R²। यहाँ पे K होगा आपका प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, Q1 एंड Q2 आर द चार्जेस बिटवीन two objects or substances and R is the distance between these substance or atoms, electron and nucleus। ठीक है, अब स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन कर क्यों नहीं पाया। देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था मैक्स क्लार्क, और ये हमने अभी जाना कि सोलर सिस्टम के साथ में इसने इसको रिलेट किया। तो सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स होते हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा है, और इधर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन का साइज़ बहुत छोटा होता है। तो इस तरीके से एक तो कंपैरिजन हम ये नहीं कर सकते। अब मैक्स क्लार्क ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज बॉडी है, और वो चार्ज बॉडी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमती है। अकॉर्डिंग टू दिस फिजिसिस्ट, वेन एवर एनी चार्ज बॉडी revolve around any other object during this process it emits its charge। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी चार्ज बॉडी किसी भी दूसरे सब्सटेंस के चारों तरफ घूमती है तो उस दौरान वो अपने चार्ज को धीरे धीरे, अपनी एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज़ करती रहती है। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी है, जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो उस रिलीज़ के दौरान, जैसे कि सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है और इन ऑर्बिट्स के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो सपोज ये आपका इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो आप आगे पढ़ोगे कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट से इसमें आएगा आपका ग्राउंड स्टेट के अंदर। ठीक है, तो धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे जंप करता जाएगा, नीचे की तरफ ये जंप करेगा, और एक टाइम आएगा कि ये इस न्यूक्लियस के अंदर जंप करेगा,
और जैसे ही जंप करेगा तो आपका जो एटम है वो कोलैप्स हो जाएगा। इट मीन्स इट कैन कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। और दूसरा इसका इफेक्ट ये था कि जो रदरफोर्ड था वो लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, अब ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।